आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 2। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, अब हम करने वाले हैं चैप्टर 2। तो जिन्होंने भी मेरे चैप्टर 1 की वीडियो अभी तक नहीं देखी है वो मेरे चैनल पर जाकर चैप्टर 1 की वीडियो देख सकते हैं और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चैप्टर 1 कंप्लीट होने के बाद ही चैप्टर 2 पे आए तो बेटर होगा। और इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप लोगों ने चैप्टर 2 नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ एक बार रीडिंग कर लें, और नहीं भी किए तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद भी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो चैप्टर नेम इज़ फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। मतलब कि पहले क्या था, फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि लोग हंटिंग करते थे, गैदरिंग मीन्स फूड गैदर करते थे, एक जगह कलेक्ट करते थे फूड। अब है ग्रोइंग फूड, मतलब हंटिंग करने के सफ़र से, गैदरिंग करने के सफ़र से और अब तक ग्रोइंग फूड को ग्रो कैसे करते थे, उगाते कैसे थे। तो यहाँ पे जो ये लिखा है पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं, इसको समझते हैं। तुषार्स ट्रेन जर्नी। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजन्स वेडिंग। They were traveling by train and he had managed to squeeze into the window seat, his nose glued to the glass pane. As he watched trees and houses fly past, his uncle tapped his shoulders and said, तो तुषार एक लड़का था, वो कहाँ जा रहा था, चेन्नई जा रहा था, दिल्ली से चेन्नई अपने कज़न के वेडिंग में। तो दे वर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, वो लोग ट्रेन से जा रहे थे। तो उसने एक सीट चूज़ किया जहाँ पे विंडो है, वहाँ पर जाकर वो वहाँ बैठा और वहीं वो कुछ सोचने लगा। तभी उसके अंकल बोले, डू यू नो दैट ट्रेन्स वेर फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 years ago and that people began using bushes a few decades later? Tushar wondered, when people could not travel quickly from one place to another, did they spend their entire lives wherever they were born? Not quite. तो उसके अंकल ने क्या किया कि तुमको पता है कि ये जो ट्रेन अभी निकला है ये 150 मतलब 150 साल पहले निकला है। तो तभी उसके मन में ख्याल आया कि जब ट्रेन नहीं था तो लोग कहाँ कैसे जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, क्या वो वहीं रह जाते थे जहाँ वो जन्म लिए थे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द अर्लीस्ट पीपल, वाई वेयर दे ऑन द मूव। मतलब पहले के ज़माने में जो लोग रहते थे वो लोग मूव मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्यों आते जाते रहते थे। We know about people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago. Today we describe them as hunter-gatherers. तो जो बहुत साल पहले, मिलियन साल पहले रहते थे, उनको हम अभी क्या कहते हैं, हंटर और गैदरर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हंटिंग करते थे और फूड कलेक्ट करते थे। शौक से तो हम कहेंगे नहीं हंटर और गैदरर्स, क्योंकि उनका काम ही वही था, इसलिए हम उनको वो कहते हैं। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड. Generally, they hunted wild animals, caught fish and birds, gathered foods, fruits, nuts, seeds, leaves, stalks, and eggs. Hunter-gatherers moved from place to place. There are many reasons for this. वो लोग एक जगह से दूसरे जगह आते जाते रहते थे, इसका बहुत सारा रीज़न है। फर्स्ट रीज़न क्या है, क्यों वो लोग एक जगह से दूसरे जगह आते थे। First, if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plant and animal sources. Therefore, they would have had to go elsewhere in search of food. क्योंकि पहला रीज़न तो ये है कि अगर वो एक ही जगह में रह गए ज़्यादा टाइम के लिए तो क्या होगा कि वहाँ उस टाइम में तो पिज़्ज़ा बर्गर मिलता नहीं था और ना मोमोज़ मिलता था, ना चाउमीन नूडल्स, कुछ भी नहीं मिलता था। तो उस टाइम में क्या है, जो आसपास में रहता था नेचुरल फूड वो लोग खाते थे। नेचुरल मीन्स क्या, जो ऑलरेडी बन के आ रहा है, जिसको कोई इंसान नहीं बना रहा है। जैसे कि जितने भी पेड़ में जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो एक नेचुरल है, वो नेचुरली होता है। और प्लांट्स जो हम लोग अभी साग खाते हैं वो लोग बिना बनाए ही खाते थे पहले, क्योंकि उन लोग के पास तब ऐसा कुछ नहीं था ना जिससे वो लोग खाना बनाए। तो उस टाइम में क्या करते थे, फ्रूट से काम चलाते थे और प्लांट से, और कुछ तो एनिमल्स भी खाते थे हंटिंग करके। तो अगर एक ही जगह में बार बार एक ही जगह में बहुत दिन तक रहकर वहाँ का अगर एनिमल्स खाए और फ्रूट्स खाए तो ऑब्वियसली वहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो हमें दूसरी जगह जाना ही पड़ेगा। एक जगह में कितने दिन तक रह सकते हैं। तो पहला रीज़न ये है, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। सेकेंड रीज़न इज़ दैट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स।
दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड दैम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। सेकेंड रीज़न क्या है कि जो एनिमल्स रहते थे वो भी, इंसान तो जाते ही थे एक जगह से दूसरी जगह, एनिमल्स क्यों जाते थे? क्योंकि एनिमल्स का भी सेम प्रॉब्लम है, अगर वो एक ही जगह बहुत दिन तक रह जाए तो कितने सारे एनिमल्स को मार के खा पाएंगे, रोज़ तो नया नया बॉर्न नहीं होता। तो वो लोग क्या करते थे ना, शिकारी को पकड़ने के लिए, एनिमल्स जैसे शेर हुआ, टाइगर हुआ, ये लोग अपने शिकारी को पकड़ने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे कि जहाँ पर अच्छा अच्छा एनिमल्स खाने को उनको मिल सके। तो अब ये लोग जो एक एनिमल जो दूसरे एनिमल्स को पकड़ने के लिए दूसरे जगह जा रहे हैं, तो उन सभी एनिमल्स को तो इंसान हंटिंग करते थे, तो इंसान क्या करते थे, उस एनिमल्स के मूवमेंट को फॉलो करते थे, जहाँ जहाँ वो एनिमल जाते थे दूसरे एनिमल को पकड़ने को, तो वो इंसान भी हंटिंग जो करते थे वो लोग भी उसके पीछे पीछे जाते थे छिप कर, ताकि उनको हंटिंग कर सके। इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, दैट इज़ वाई दे हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। अच्छा, एनिमल्स जो थे वो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाने के लिए नहीं दूसरी जगह जाते थे, कभी कभी प्लांट्स भी, कोई कोई एनिमल्स होते हैं ना प्लांट खाते हैं, ग्रास खाते हैं, नॉनवेज नहीं खाते, जैसे काऊ, गोट, ये लोग शिप, ये लोग क्या है ना, ये लोग उस चीज़ को खोजने के लिए, प्लांट्स और ग्रास को खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, क्योंकि एक जगह में देर तक नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ का ख़त्म हो जाता था। थर्ड रीज़न क्या है, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन, सो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ काइंड्स ऑफ प्लांट्स। अब देखो बहुत सारा प्लांट होता है, थर्ड रीज़न ये है कि बहुत सारा प्लांट होता है जो अलग अलग सीज़न में ही होता है, बड़ा होता है। कुछ कुछ प्लांट ऐसा है कि वो समर सीज़न में नहीं होगा बड़ा, और कुछ है कि विंटर में होता है, कुछ समर में होता है, तो हर एक प्लांट का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, वो अलग अलग टाइम में होता है। तो क्या है ना कि कुछ कुछ एनिमल्स उस प्लांट्स के फ्रूट्स को लेने के लिए, जैसे कि मैंगो भी क्या है कि वो हम और फुल 12 मंथ्स तो नहीं होता है, किसी सीज़न में ही होता है मैंगो उगता है, मतलब आम। तो ये लोग क्या करते हैं ना, ऐसे ऐसे फ्रूट्स के खोज के लिए कुछ कुछ एरिया में जाते थे जहाँ पे वो वैसा वैसा फ्रूट्स उगता था, अलग अलग शहर में जाते थे, अलग अलग विलेज में जाते थे जहाँ पे उनको प्लांट्स मिले, फ्रूट्स मिले। थर्ड रीज़न ये भी था, सीजन वाइज ये लोग अपना प्लेस चेंज करते रहते थे, ठीक है। फोर्थ क्या है, people, plants and animals need water to survive. Water is found in lakes, streams and rivers. While many rivers and lakes are perennial with water throughout the year, okay, others are seasonal. People living on their banks who have had to go in search of water during the dry seasons, winter and summer. कुछ लोग क्या है ना, फोर्थ क्या है कि जो लोग थे, प्लांट्स हुआ, एनिमल्स हुआ और जो इंसान रहते थे, ये तीनों को ही वाटर का ज़रूरत है। अगर वाटर नहीं मिला तो ये लोग ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। तो ये लोग देखो, प्लांट्स तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है, कौन जा सकता है, या तो इंसान या तो एनिमल, ये दोनों लोग जा सकते हैं पर प्लांट्स नहीं। तो ये लोग वाटर के खोज में क्या करते थे, दूसरे जगह जाते रहते थे, चेंज करते रहते थे ताकि इनको पानी मिले पीने को। बहुत बड़े बड़े रिवर के पास जाते थे, लेक्स के पास, ताकि उनको पानी पीने को मिल सके। कुछ कुछ लेक्स क्या है ना, हमेशा भरा रहता है वाटर से, और कुछ कुछ सूख जाता है, तो उनको क्या करना पड़ता था, अपना एरिया चेंज करना पड़ता था। सो पीपल लिविंग ऑन द बैंक्स हु हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर। तो ये लोग जब सूखा पड़ता था, मतलब सीज़न जब गर्मी वाला आता था, धूप बहुत रहता था, तो ये लोग अपना एरिया चेंज करते थे, जहाँ पे विंटर हो वहाँ जाते थे। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, हम इन लोगों के बारे में कैसे जानेंगे? Archaeologists have found some of the things hunter-gatherers made and used. It is likely that people made and used tools of stones, wood and bone, of which stone tools have survived best. आर्कियोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं पता है? ये चैप्टर 1 में मैंने बताया था पहली वीडियो में। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब वो होते हैं जो एविडेंस खोजते रहते हैं, प्रूफ, जिससे ये पता लगाया जा सके कि पहले के ज़माने में अर्लीस्ट पीपल कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे। ये सब एविडेंस जो मिलता है, इसको जो खोजते हैं उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। ये भी एक साइंटिस्ट की तरह होते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को ना कुछ मिला, हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। तो लोगों को कुछ चीज़ें मिली जिससे ये
लगा कि वो हंटर गैदरर्स वो सब यूज़ करते थे, मतलब उन लोगों का ही यूज़ किया हुआ चीज़ मिला। तो इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन्स। तो वो कैसा चीज़ था, कुछ कुछ ऐसा था जो स्टोन से बना था, लकड़ी से बना था, एंड बोन्स भी था। तो इसमें से कुछ कुछ है ना जो पहले ख़राब हो चुका है, और जो बचा है वो अभी इन लोगों को मिला, क्योंकि ज़्यादा साल तक तो सरवाइव नहीं कर सकता ना कोई भी सामान। कौन सा सरवाइव करेगा ज़्यादा ईयर तक? जैसे आयरन का बना हुआ हुआ, या फिर लकड़ी का बना हुआ बहुत हार्ड थिंग जो रहता है वही बहुत दिन तक बचा रहता है। उसी की वजह से ये लोग पता लगा पाए कि पहले कैसे रहते थे लोग। सो सम ऑफ दिस स्टोन टूल्स वेर यूज टू कट मीट एंड बोन। तो इसमें से कुछ कुछ जो चीज़ वो लोग बनाए थे ना लकड़ी से या फिर बोन से बनाते थे, उस सब को क्यों बनाते थे? वो लोग यूज़ करते थे मीट कट करने के लिए, मतलब किसी एनिमल को मारते थे तो उसको काटने के लिए, उसको पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए बोन्स यूज़ करते थे, या फिर कोई लकड़ी यूज़ करते थे जिससे काट सके। अभी क्या यूज़ होता है? नाइफ। पर पहले ऐसा नाइफ तो था नहीं, तो ये सब यूज़ करते थे। स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज एंड हाइड्स। लकड़ी के जो पेड़ का जो डाल रहता है उसको भी काट के ये लोग क्या करते थे, उससे एनिमल के स्किन को स्क्रैप बार्क एंड हाइड्स चॉप फ्रूट्स एंड फ्रूट्स। ओके, एनिमल का जो स्किन रहता है ना उससे भी क्या करते थे वो लोग, उस पेड़ के लकड़ी से उसको अटैच करके या तो ड्रेस बनाते थे, या उस स्किन को काटते थे, खाते थे। फ्रूट कट करते थे, रूट्स कट करते थे खाने के लिए। सम मे हैव बीन अटैच टू हैंडल्स ऑफ बोन। और कुछ कुछ क्या करते थे ना, पेड़ के लकड़ी को क्यों क्या यूज़ करते थे, कुछ एनिमल्स का बोन होता था, मतलब हड्डी, उसमें पीछे लगाने के लिए यूज़ करते थे, ताकि टू मेक स्पेयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग, ताकि तीर बना सके, तीर जिससे जब निशाना लगे तो वो एनिमल्स पे अटैक हो और एनिमल को वो लोग हंटिंग कर सके। अभी तीर धनुष है पर उस टाइम में नहीं था, तो ये लोग बोन से ही बनाते थे और पेड़ की लकड़ी से। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड विच वॉज यूज एज फायरवुड। और कुछ कुछ टूल्स क्यों यूज़ किया जाता था, लकड़ी को शेप देने के लिए, जिससे क्या हो उससे आग जला सके और उस पर खाना बन सके। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। और लकड़ी को क्यों यूज़ किया जाता था, घर बनाने के लिए भी, झोपड़ी बनाने के लिए, ठीक है। और टूल्स मतलब बहुत सारी चीज़ें जो काम में आए वो बनाने के लिए यूज़ करते थे। साइड में क्या लिखा देखो, स्टोन टूल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर लेफ्ट। ये लेफ्ट में मतलब डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स। ये वाला लेफ्ट साइड में जो पिक्चर है वो क्यों यूज़ होता था, ज़मीन को, ये वाला ज़मीन को छेद कर उसमें मतलब पेड़, किसी भी पेड़ का जो दाना होता है ना, बिया बोलते हैं, वो सब डालने के लिए, ताकि उसमें नया पेड़ उग सके। और राइट में जो है कुछ कुछ यूज़ करते थे कपड़ा सिलने के लिए, टूल्स यूज़ करते थे, ठीक है। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। वो लोग अपना जगह कैसे खोजते थे, कहाँ पे रहना है। सो सीरीज, look at map 2 below. All the places marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunter and gatherers. मतलब इस मैप में जितना भी इलाका है रेड डॉट से जो मार्क किया हुआ है, ये वो एरिया है जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को प्रूफ मिला था, एविडेंस मिला था कि हंटर गैदरर्स कैसे रहते थे, क्या यूज़ करते थे। तो उनमें से कुछ जगह का नाम मैं बोल दे रही हूँ। हुंसगी बहुत फेमस है, कुर्नूल लीव्स भी उसमें से बहुत फेमस है जहाँ से एविडेंस मिला है। सी, और ये जो रेड कलर से जो मार्क्स एरिया है ना, इसको बोलते थे पैलियोलिथिक साइट्स। इंडेक्स में देखो यहाँ लिखा हुआ है पैलियोलिथिक साइट्स। पैलियोलिथिक मतलब होता है ना बहुत हज़ारों साल पुराना जो ज़माना था उस टाइम का, ठीक है। सो हम कहाँ थे? सो थर्ड लाइन, hunter gatherers lived in many more places, only some are shown on the map. वो हंटर गैदरर्स है ना बहुत सारे जगह पे रहते थे बहुत दिनों तक, पर यहाँ पे कुछ कुछ एरिया ही दिखाया हुआ है। मेनी साइट्स वेर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक्स। ज़्यादातर वो लोग कहाँ रहते थे, जहाँ पे पानी जल्दी मिल सके, जैसे लेक के पास, झील के पास, रिवर के पास, नदी के पास, समुद्र के पास, ऐसे इलाके में वो लोग ज़्यादा रहते थे ताकि उन लोगों को
पानी मिलता रहे, क्योंकि बिना वाटर के तो ज़िंदा कोई भी नहीं रह सकता ना, इसलिए। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये पेज नंबर है, पेज नंबर 14। भीमबेटका इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश। भीमबेटका अभी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। दिस इज एन ओल्ड साइट विथ केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। People choose these natural caves because they provided shelter from the rain, heat, and wind. These rock shelters are close to the Narmada Valley. Can you think of why people choose to live here? Obviously, to get that they can get water to live. भीमबेटका जो है वो कहाँ, अभी मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे एक पुराना एरिया है जहाँ पे बहुत सारा केव्स बना हुआ है और रॉक शेल्टर्स मतलब पत्थर और ईंटे से जगह बना हुआ है जहाँ पे लोग रहते थे खुद को बारिश से बचाने के लिए, धूप से बचाने के लिए और हवा से भी बचाने के लिए। पर ये जगह जो है ना, ये नर्मदा रिवर के पास में, जहाँ मैं बोली थी फर्स्ट चैप्टर में कि नर्मदा एक पहला रिवर है जहाँ पे लोग पहली बार रहना स्टार्ट किए, तो इसको मत भूलना। तो इस नर्मदा रिवर के पास में ही ये सब यहाँ लोग रहते थे। यहाँ लिखा है क्यों रहते थे, सोच सकते हो। तो इसलिए रहते थे ताकि उन लोगों को पानी मिल सके और वो लोग अपना जितना भी काम है वो कर सके, नहा सके, पी सके और भी बाकी काम कर सके। So as stone tools were important, people tried to find places where good quality stone tool was easily available. तो स्टोन टूल्स मतलब स्टोन से बना हुआ जितना भी सामान होता था इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर वही नहीं रहेगा तो ये लोग कैसे हंटिंग करेंगे, कैसे एनिमल्स को काटेंगे, उससे खाना कैसे बनाएंगे, उनको खाएंगे कैसे, फ्रूट्स कैसे कट करेंगे। तो स्टोन टूल्स इंपॉर्टेंट होता था। तो इसके लिए वो लोग क्या करते थे, अच्छा अच्छा प्लेस खोजते थे जहाँ पे उन लोगों को अच्छा अच्छा स्टोन टूल्स मिल सके। ये देखो रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस। ये रॉक का पेंटिंग है, ईटा का बना हुआ, ये बताएगा कि मतलब क्या है। ये देखो, अ पेंटिंग फ्रॉम अ रॉक शेल्टर ड्यूरिंग द डिस्क्राइब द पेंटिंग। ये जो पेंटिंग है ना, एक शेल्टर मतलब पत्थर का बना हुआ जो घर था उस पर बनाया हुआ था। तो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि एनिमल्स को हंट किया जा रहा है। Many of the caves in which this early people lived have paintings on the walls. तो ये जो लोग रहते थे ना पहले के घर में, वहाँ पे ये सब बहुत सारा वॉल्स पे बनाया हुआ मिला है। Some of the best example are from मध्य प्रदेश एंड सदर्न उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में साउथ की तरफ में भी ऐसा ऐसा बनाया हुआ मिला है और एक मध्य प्रदेश में भी। ये दो बेस्ट एग्जाम्पल है जिससे हम बोल सकते हैं कि हाँ, पहले के ज़माने में लोग वॉल्स पे ऐसा बना के भी रखते थे। दिस पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। ये क्या दिखाया जा रहा है कि वाइल्ड एनिमल्स को कैसे बनाया गया है और कैसे ये लोग हंट करते थे। अच्छा, ऐसे एनिमल्स भी दूसरे एनिमल्स को हंट करते थे और इंसान भी एनिमल्स को हंट करते थे, सिर्फ इंसान ही नहीं। टोटल चैप्टर्स है 6, 7, 8। मुझे पता है आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनको पढ़ते पढ़ते ये मन में बहुत बार आता है कि देखिए कितना चैप्टर और बचा है ताकि चैप्टर जल्दी ख़त्म हो, पर काउंट करते करते और बोरिंग फील होगा। तो मैं यही बोलूँगी, बिना काउंट किए जितना हो सके बस रीडिंग करते जाओ ताकि चैप्टर्स कंप्लीट हो। क्योंकि भाई कोई भी सब्जेक्ट फेवरेट नहीं होता है और अनफेवरेट नहीं होता है। अब कुछ बनना है इंसान को तो उस नापसंद चीज़ को भी पसंद बनाना पड़ता है, क्योंकि यही एक ज़रिया है जो इंसान को धोखा नहीं देता। इंसान को इंसान धोखा दे सकता है, पर ये बुक जो है ना, ये कभी किसी को धोखा नहीं देगा। अगर आप लोग ये बुक चैप्टर पढ़ रहे हो किसी नौकरी के लिए, तो आई थिंक आपको अगर जॉब नहीं भी मिला ना, अगर आपका ये चैप्टर ठीक से क्लियर नहीं हुआ, अगर फ्यूचर में आपका ये बेस क्लियर नहीं, अगर आपको जॉब नहीं भी मिला, तो भी थोड़ा बहुत जो भी आपने पढ़ा है ना, ये आपके दिमाग में रहेगा, दिमाग से निकलेगा नहीं। ये चैप्टर आपको धोखा नहीं देगा। मे बी नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूर आप अच्छे परसेंटेज से मार्क्स होगे, पास होगे, बट हम किसी इंसान का गारंटी नहीं ले सकते हैं कि ये अच्छा है तो फिर अच्छा ही रहेगा या फिर धोखा देगा या नहीं देगा। वो कोई भी इंसान हो सकता है, सिर्फ लड़के और लड़की ही नहीं हो सकते, फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं।
तो यही एक चीज़ है ना जो इंसान को रुलाता नहीं है बल्कि हँसाता है। हाँ, अभी आप लोगों को रुला रहा है क्योंकि बहुत मेहनत देख करके पढ़ना पड़ रहा है, सुबह उठना पड़ रहा है। पर एक यही चीज़ है जो फ्यूचर में हमेशा हँसाएगा। पर अभी हम किसी इंसान का गारंटी नहीं ले सकते, वो मेरे को अभी हँसा रहा है तो फ्यूचर में भी हँसाएगा। पर ये बुक का गारंटी ले सकते हैं, अगर आप अभी रो रहे हैं पढ़ते पढ़ते तो फ्यूचर में बहुत हँसने वाले हैं। तो इसीलिए यार कोई भी चैप्टर को ना इंटरेस्ट से पढ़ना। सबके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन होता है जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं, जिससे बात करना अच्छा लगता है, उसके साथ बैठना अच्छा लगता है। वो फैमिली मेम्बर्स में हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई पेरेंट्स हो, मम्मी पापा हो सकते हैं, या पापा हो सकते हैं, या फैमिली में कोई भी हो सकता है जिसके साथ आपको टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। फिर वो चाहे कितना भी बोरिंग बात करे, उसका आपको हर एक बोरिंग से बोरिंग बात भी इंटरेस्टिंग लगता है। तो वैसे ही ना इस बुक को भी एक उस इंसान जैसा अहमियत आपको अपने लाइफ में देना पड़ेगा कि यार ये कितना भी बोरिंग लगे ना आपको, तब भी मतलब इंटरेस्ट आने लग जाए। जब आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा ना एक इंसान की तरह, जब आपको इस बुक से प्यार होने लगेगा तो आपको कभी भी बोरिंग फील नहीं होगा। आप इस चैप्टर में जो पढ़ रहे हो ना, इससे भी एक्स्ट्रा नॉलेज लेने जाओगे इससे रिलेटेड कि अरे ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब क्या हुआ। देखो अब ये आप लोग सोचोगे कि मैं चैप्टर समझाने बैठी हूँ तो इतना लेक्चर क्यों दे रही हूँ, क्योंकि मैं इंसान हूँ ना, और मैं भी उसी प्लेनेट पे हूँ जिस पे आप हो। मैं थोड़ी ना वेनस से आई हूँ या फिर मार्स से। तो मुझे पता है कि कौन क्या सोचते हैं, क्योंकि एक टाइम में मैं भी ऐसा सोच चुकी हूँ। पर अब मेरे को एहसास है, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। क्योंकि इस वीडियो को देखने वाले छोटे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। जो बड़े हैं वो अच्छे से समझेंगे, बट जो छोटे हैं उनको राह दिखाने वाला इंसान तो होना चाहिए ना। अब सब लोग सिर्फ पढ़ाएंगे ही तो क्या फ़ायदा यार। जिस भी चीज़ को करो पहले उस पर इंटरेस्ट तो लाओ, तब उसको करो तो वो चीज़ में आप कामयाब होगे। देखो चैप्टर कंप्लीट करना बड़ी बात नहीं है, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझना इम्पॉर्टेंट है कि आपके दिमाग में घुस जाए, और जब एग्ज़ाम में आप लिखने जाओ ना तो वो बिना मतलब मन में सोची बूझी जल्दी से आ जाए दिमाग में। तो वो तब आएगा ना जब आपको मतलब इंटरेस्ट आएगा उस बुक में, समझे। तो इंटरेस्ट आना बहुत ज़रूरी है। चलो आज के लिए इतना ही, डायलॉग काफ़ी है। चैप्टर पेज 15 करते हैं अब। साइट्स मतलब क्या होता है? आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, स्पॉट्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा वेयर फाउंड। साइट्स उसको बोलते हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है या फिर मिला, जैसे टूल्स, स्पॉट्स भी बनाते थे उस टाइम लोग, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। तो इस जगह को बोलते हैं साइट्स। दिस वेयर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल। और ये जो सारा चीज़ था ना, पहले के ज़माने के लोग जो रहते थे, अर्लीस्ट पीपल, वो लोग छोड़ के गए थे। अब कोई मरने के टाइम साथ में तो लेके जाएगा नहीं, इतना किसी का दम भी नहीं है, तो वो लोग छोड़ के जाते थे। दिस में बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो कि हमारे अर्थ पे मिला, जिससे लोग आज आर्कियोलॉजिस्ट की वजह से हम भी जान पा रहे हैं कि वो लोग क्या यूज़ करते थे। तो उसमें से एक है ब्यूरिड अंडर द अर्थ और समटाइम्स इवन अंडर वाटर, यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन लेटर चैप्टर्स। तो जिसमें से कुछ सामान ना ज़मीन के अंदर रहता था गाढ़ा हुआ, और कुछ पानी के अंदर, मतलब रिवर में, लेक्स में, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखो आग का खोज, मतलब आग को कैसे वो लोग स्टार्ट किए। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन मैप 2, ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड हियर। कुरनूल केव्स जो है मैप 2 में, पेज 13 मैप 2, उसमें एक कुरनूल केव्स है, वहाँ पे बहुत सारा ट्रेसेस मतलब निशान पाया गया, जगह पाया गया जहाँ पे राख मिला। ठीक है, राख मिला, जिससे पता लगा कि यहाँ पे लोग फायर भी यूज़ करते थे। दिस सजेस्ट दैट पीपल वी आर फैमिलियर विद यूज़ ऑफ फायर, मतलब बहुत ज़्यादा ही यूज़ करते थे फायर को। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स, एज अ सोर्स ऑफ लाइट, टू रोस्ट मीट एंड टू स्केयर अवे एनिमल। व्हाट डू वी यूज फायर फॉर टुडे? पहले के ज़माने में आग को क्यों यूज़ करते थे? आपके मन में यही ख्याल आएगा कि शायद खाना बनाने के लिए, ऑब्वियसली खाना बनाने के लिए, पर और भी सारा चीज़ था। जैसे कि उस टाइम में तो लाइट नहीं था ना, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं था, तो वो लोग क्या करते थे, आग जलाते थे जिससे रोशनी हो,
या फिर कोई डेंजरस एनिमल जब उन पर अटैक करता था ना, तो किसी लकड़ी को फायर से जलाकर, आग से जलाकर उसको डराते थे एनिमल्स को, ताकि वो लोग दूर चले जाए और इन पर अटैक ना करे। तो खुद को बचाते थे और साथ में खाना भी बनाने के लिए यूज़ करते थे। किसी जानवर को काटते थे तो उसके मांस को रोस्ट करने के लिए भी करते थे। उस टाइम चिकन मसाला, पास्ता मसाला, मैगी मसाला ये सब नहीं था कि उस पर डालकर वो लोग खाए, वरना उन लोग को और भी मज़ा आता। तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग रोस्ट करते थे, मतलब तपाते थे, सेकते थे, सेक कर तब खाते थे। कभी कभी ना कुछ कुछ वर्ड याद पता रहता है पर मुंह पे नहीं आता, पेट में रह जाता है। तो और स्केयर अवे एनिमल, और एनिमल्स को दूर भगाने के लिए भी यूज़ करते थे। सो नेम्स एंड डेट्स, आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथली नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग। दे कॉल द अर्लीस्ट पीपल द पैलियोलिथिक। मैंने अभी आपको बताया ना कि उस मैप में जो रेड डॉट से बना साइट्स है उसको बोलते हैं पैलियोलिथिक साइट्स। क्यों? देखो, आर्कियोलॉजिस्ट जो है ना, ये इन लोगों को अलग अलग नाम दिए हैं। जो बहुत सालों पहले रहते थे उनको बोलते हैं पैलियोलिथिक, उस समय को बोलते हैं पैलियोलिथिक। दिस कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, पैलियो मीनिंग ओल्ड एंड लिथोस मीनिंग स्टोन। ये 2 ग्रीक वर्ड है और 2 वर्ड्स को मिलाकर बना है। पैलियो मतलब होता है पुराना और लिथोस मतलब होता है पत्थर। तो पुराने ज़माने में जो भी पत्थर वत्थर यूज़ होता था, जिस साइट में मिला है, उस ज़माने को बोलते हैं, उस टाइम को बोलते हैं पैलियोलिथिक। द नेम पॉइंट्स टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइंड ऑफ स्टोन टूल्स। द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 million years ago to about 12,000 years ago. This long stretch of time is divided into the lower, middle and upper Paleolithic. This long span of time covers 99% of human history. देखो, ये जो पैलियोलिथिक साइट्स बोला गया, ये पूरा 99% हिस्ट्री को कवर कर लेता है। मतलब 100% हिस्ट्री जो भी हम लोग पढ़ते हैं उसमें से 99% क्या है, पैलियोलिथिक साइट्स, मतलब उस टाइम, उस पीरियड में ही आता है। इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। एक है लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक, ठीक है। और ये पैलियोलिथिक ज़्यादातर कितने हज़ार साल पुराने ज़माने तो हम बोलते ही हैं। पुराना ज़माना तो 10 साल पहले भी हो सकता है, 15 साल पहले भी, हज़ारों साल, 1000 साल पहले भी, पर मैक्सिमम कितना, तो 12,000 ईयर्स अगो, मतलब पहले जितना भी कुछ हुआ उसको बोलते हैं पैलियोलिथिक साइट्स। The period when we find environmental changes beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called a Paleolithic. देखो, आज से 12,000 से 10,000 साल पहले तक जितना भी चेंजेस हुआ है उसको बोलते हैं मेसोलिथिक, मतलब मिडिल स्टोन, ठीक है। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टीनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। उस टाइम के ज़माने में जो, मतलब 10 से 12,000 के टाइम में जो साल पहले जो मिला था ना स्टोन्स, उस टूल्स, वो बहुत छोटा हुआ करता था, इसलिए उसको बोलते हैं, उस स्टोन्स को बोलते हैं माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स वर प्रोबेबली स्टक टू द हैंडल ऑफ बोन और वुड टू मेक टूल्स सच एज सॉज एंड सिकल्स। देखो, ये जो स्टोन्स है माइक्रोलिथ्स, छोटा छोटा, ये कहाँ यूज़ किया जाता था? हाँ, किसी जानवर के हड्डी के पीछे लगाकर उसको यूज़ करते थे कोई चीज़ काटने वाटने के लिए। एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटीज़ ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी इन यूज़। और भी बहुत पुराना टूल्स भी उस टाइम यूज़ किया जाता था। अब नेक्स्ट स्टेज क्या है, ये होता है 10,000 साल पहले। वो था 10,000 से 12,000 से 10,000 तक का। ये 10,000 साल, मतलब 10,000 के थोड़ा सा पहले जो भी हुआ, नोन एज द न्यूलिथिक। व्हाट डू यू थिंक द टर्म न्यूलिथिक मीन्स? उसको बोलते हैं न्यूलिथिक साइट, न्यूलिथिक टाइम, ठीक है। We have also mentioned the name of some places. You will find the names of many more places in later chapter. Very often we use present day names of the places where people lived in the past because we do not know that they are what they called them. तो पहले के ज़माने में जो लोग जहाँ रहते थे उन लोगों को अभी हम लोग क्या, अभी अपने हिसाब से बताते हैं, अपने जो जानते हैं वो नाम लेकर बोलते हैं। तो न्यूलिथिक किसको बोलते हैं, समझ में आया ना? 10,000 पहले जो था उसको बोलते हैं। और वो जो पैलियोलिथिक क्या था उसको बोलते हैं पैलियोलिथिक। यस, पैलियोलिथिक पीरियड क्या है? 12,000 साल पहले। अ चेंजिंग इन्वायरमेंट चेंज कैसे हुआ? अराउंड 2,000 ईयर्स अगो देयर वेर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। 12,000 साल पहले ना बहुत सारा क्लाइमेट चेंजेस हुआ विथ अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस इन मेनी एरियाज। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स। दिस इन टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटेलोप, goats, sheep and cattle.
दैट इज एग्जाम्पल दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास। बहुत तब क्या ना, सीज़न बहुत चेंज हुआ, मतलब वार्म सीज़न, गर्मी टाइप का सीज़न बहुत आया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ग्रास हुआ बहुत जगह पे, जिसकी वजह से एनिमल्स भी बढ़ने लगे, जैसे डियर, एंटेलोप, गोट, शीप, कैटल, एनिमल दैट सर्वाइव ऑन ग्रास, जो कि ग्रास पे ज़िंदा रह पाए बहुत दिनों तक। ठीक है, ऑब्वियसली ज़िंदा रहेंगे तो और भी जन्म लेंगे, तो इसी वजह से इन सब एनिमल्स का मात्रा बढ़ा। Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons. देखो, जो इन एनिमल्स को हंटिंग करते थे ना, वो पहले पता लगा कि इस एनिमल्स को कौन सा खाना पसंद है, मतलब ये लोग कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, कौन सा खाना खोजने, तभी तो पता चलेगा ना कि ये खाना इस जगह पे जल्दी किस सीज़न में उगता है, तो वो लोग उस सीज़न में उस शहर में जगह में जाएंगे उस एनिमल्स को पकड़ने के लिए। समझे कि नहीं? इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प्ड people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. Fishing also become important. और ये चीज़ ना इन लोगों को क्या चीज़ में हेल्प किया, हर्डिंग, किसी को जानवर को पकड़ने में, उसको पालने में, और फिशिंग में भी हेल्प किया। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। फार्मिंग कैसे स्टार्ट हुआ? द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, मतलब कि वहाँ पे खेती करना कैसे शुरू हुआ, हर्डिंग उसको बोलते हैं, जैसे कि पशुचारण, मतलब पशु, किसी जानवर को क्या खिलाना चाहिए, चारा, ये सब कब कैसे स्टार्ट हुआ। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम विन सेवरल ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग वीट, बार्ली एंड राइस ग्रीव नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट. Men, women and children probably collected these grains as food and learn where they grew and when they ripened. So देखो, जब क्लाइमेट चेंज हुआ तो क्या हुआ, सीज़न जब बदला तो क्या हुआ, बहुत सारे जगह में ग्रेन उगने लगा। मैं क्या बोली, पहले स्टोन टूल्स यूज़ करते थे ज़मीन को छेदने के लिए, उसमें बिया विया डालते थे ताकि पेड़ उगे। तो इतने साल तक जो मेहनत की है तो पेड़ तो उगेगा ही ना जब सीज़न अच्छा आएगा। तो वो जब उगा ना, तो क्या हुआ, देखे वो लोग कि बहुत सारे जगह में अलग अलग तरह के ग्रासेस उग रहा है, जैसे कि वीट, बार्ली, राइस, ये सब। तो जो वहाँ पे औरत थे, बच्चे थे, वो लोग क्या किए, और जितने आदमी थे वो लोग सब ग्रेन्स को कलेक्ट करते थे फूड में से, और उस ग्रेन्स को वापस डाल कर फिर नया पेड़ उगाते थे, और जो बाकी का जो फूड से यूज़ करते, अपने खाने के लिए यूज़ करते थे। ऐसे करके ना धीरे धीरे लोगों को पता चलता गया कि कौन से सीज़न में कौन सा पेड़ उगता है, फल कैसे उगता है, किस सीज़न में कौन सा फल उगता है, ये सब पता चला। इससे वो लोग फार्मिंग सीखे। दिस में हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। तो वैसे वो लोग अपना खुद तरीका सीखे जिससे पेड़ उगा सकते हैं। इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स। ऐसे करके वो लोग किसान बने। People could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters. अब वो लोग क्या किए ना, आज मेरे को ना बहुत ढिकार आ रहा है पढ़ाते वक्त, पता नहीं क्यों, मैं तो कुछ ऐसा खाई भी नहीं हूँ फिर भी मेरे को वैसा आ रहा है। तो उस टाइम क्या किए ना लोग, एनिमल्स को कैसे अट्रैक्ट करते थे। अभी बच्चे को जब अट्रैक्ट करना हो अपने पास तो कैसे करते, चॉकलेट्स दिखाकर। पर उस टाइम में ना वो एनिमल्स को कैसे पकड़ते थे, जो चीज़ उन लोगों को खाना पसंद है उसके सामने फेंकते थे और वो लोग उसके पास आ जाते थे। इस तरीके से वो लोग एनिमल्स को पकड़ना सीख लिए। टेम में अंतर है, ठीक है, हंटर और टेम में अंतर है। हंटर मतलब होता है इंसान जानवर को मार कर पकड़ना, टेम मतलब होता है पालने के लिए पकड़ना, ठीक है। तो एनिमल जहाँ रहते थे उनके घर के पास, उनके जगह के पास में वो खाना छोड़ देते थे और पकड़ लेते थे। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर्स ऑफ द डॉग। जंगली डॉग को पहले टेम किया गया था, पहली बार वाइल्ड एनिमल को, ठीक है। लेटर पीपल एनकरेज्ड एनिमल्स दैट वेयर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव्ड। फिर क्या क्या हुआ, ऐसे ऐसे एनिमल्स को पकड़ा गया ना जो बहुत जेंटल होते हैं। जेंटल मतलब भद्र बोला जाता है उसको। दिस एनिमल सच एज शीप, गोट, कैटल एंड ऑल्सो पिग, ये सब भद्र एनिमल है, अभद्र नहीं है, ठीक है। द पिग लिव्ड इन हर्ड्स एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास। तो ये लोग क्या है ना, घास खाते थे ज़्यादातर। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दिस एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स बाई अदर वाइल्ड एनिमल्स। दिस इज हाउ दे बिकेम हर्डर्स। देखो
तो ये लोग जो एनिमल्स को अपने पास पालते थे, अच्छे अच्छे एनिमल्स को, भौद्रो एनिमल्स को, तो ये लोग क्या करते थे ना, सॉरी भौद्रो बंगाली में बोलते हैं एंड भद्र हिंदी में। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दिस एनिमल्स फ्रॉम अटैक बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स। तो ये लोग क्या करते थे, उस एनिमल्स को दूसरे एनिमल्स के अटैक से भी, वाइल्ड एनिमल्स के अटैक से भी बचाते थे। जैसे देखो जो भोला भाला एनिमल्स है ना, उसको क्या करता है ना, जो लोग जंगली जानवर रहते हैं छेड़ते हैं, उस पे अटैक करते हैं, उसको अपना निशाना बनाते हैं। तो ऐसे चीज़ों से उस एनिमल्स को, अच्छे एनिमल्स को बचाते थे। अभी भी वही है, पहले एनिमल्स पे होता था, अब इंसान पे। जितने भोले भाले टाइप के लोग होते हैं ना, उसको लोग और भी पिघलाते हैं, अपने पास अट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको अच्छे से यूज़ करते हैं। तो देखो, जब किसी भी चैप्टर्स को अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करोगे ना, तो वो ज़्यादा दिन दिमाग में बैठा रहेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को ऐसे जोक्स बोल बोल कर समझा रही हूँ, ताकि आप लोगों को बैठा रहे दिमाग में। यहाँ पे आप लोग कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट या फिर बहुत बड़े इंजीनियर नहीं बनने वाले हो ये पढ़ के, ठीक है। तो इंटरेस्ट लेके पढ़ो, इंसान ज़रूर बन जाओगे, इतना गारंटी है। और रही बात साइंटिस्ट और इंजीनियर बनने की, तो उसको बनने के लिए हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बट जानना ज़रूरी है कि क्या हुआ था पहले। तो अब है डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन मतलब क्या होता है, देखते हैं। इज़ द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। Very often, plants and animals that are tended by people become different from wild animals and animals. This is because people select plant and animals for domestication. For example, they select those plants and animals that are not prone to diseases. They also select plants that yield large-sized grain and have strong stalks capable of bearing the weight of the rape grain. Seeds from selected plants are preserved and shown to ensure that new plants will have the same qualities. डोमेस्टिकेशन मतलब होता है किसी भी चीज़ को पालना, जैसे कि एनिमल्स को पालना और प्लांट्स को पालना। तो पहले के ज़माने में अर्लीस्ट पीपल ऐसे एनिमल्स को पालते थे जो बहुत दयालु टाइप के हो, बहुत भद्र टाइप के हो, और ऐसे प्लांट्स को भी पालते थे जिससे कि कोई डिसीज़, कोई बीमारी ना फैले जब वो उगे तो। और ऐसे ऐसे प्लांट्स को चूज़ करते थे उगाने के लिए जिसका जो सीड्स, बिया होता है, जब वो उग जाए ना, तो उसका ब्रांच भी जो है वो डाली स्ट्रॉन्ग हो, और उससे निकला हुआ जो दूसरा बिया है वो भी स्ट्रॉन्ग हो, जिससे कि पेड़ मजबूत उगे और हेल्पफुल भी हो खाने के लिए या यूज़ करने के लिए। तो ऐसा ऐसा क्वालिटीज़ वाला प्लांट्स वो लोग उगाते थे। और एनिमल्स भी ऐसा रखते थे जो कि वाइल्ड एनिमल्स, मतलब जंगल में जो लोग जानवर रहते हैं उससे अलग हो, ताकि वो लोग अपने काम में यूज़ कर सके, ठीक है। और इन सब एनिमल्स में से amongst animals, those that are relatively gentle are selected for breeding. As a result, gradually domesticated animals and plants become different from wild animals and plants. For example, the teeth and horns of wild animals are usually much larger than those of domesticated animals. तो ये लोग बहुत सारे काम में यूज़ करते थे ऐसे ऐसे एनिमल्स को। अब इन लोगों का जो टीथ है ना, वाइल्ड एनिमल्स से भी बहुत अलग होता था। वाइल्ड एनिमल्स का बहुत टीथ जो है बहुत ही ज़्यादा जानवर, मतलब बहुत ही ज़्यादा नुकीला होता था, ऐसा वाइल्ड एनिमल्स का नहीं होता था। डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस that took place in many parts of the world. It began about 12,000 years ago. Virtually all the plants and animals produced that we use as food today is a result of domestication. Some of the earliest plants to be domesticated were wheat and barley. The earliest domesticated animals include sheep and goat. देखो, ये डोमेस्टिकेशन जो प्रोसेस है ये 12,000 साल पहले से चलता आया है, तब जाकर आज भी हम लोग इसके वजह से ज़िंदा हैं। अगर ये प्रोसेस नहीं किया रहता तो हम लोग शायद ज़िंदा नहीं रह पाते, क्योंकि डोमेस्टिकेशन की वजह से क्या हुआ, लोग जानवर को पालना सीखे, जिसकी वजह से एनिमल्स की मदद से बहुत सारा हेल्प हुआ, एक जगह से दूसरी जगह जाना, एनिमल्स को चराना, फूड देना, फिर उससे दूध मिलता है काऊ से, उसको यूज़ करना। कितने लोग एनिमल्स खाते भी हैं, और हंटिंग, बहुत सारी चीज़ में एनिमल्स का हम लोग यूज़फुल है, एनिमल्स काम में आया। प्लांट्स भी उगाना सीखे, डोमेस्टिकेशन सीखे, उसकी वजह से आज क्या है कि बहुत सारे किसान जो हैं वो वीट, बार्ली ये सब उगाते, जिसकी वजह से चावल, गेहूँ, आटा ये सब हम लोगों को मिलता है।
तो हम लोग खा पाते हैं, वरना उनके वजह से हम लोग नहीं रह पाते ज़िंदा। तो ये जो प्रोसेस है 12,000 साल पहले आया था। और जो फेमस डोमेस्टिकेटेड वीट क्रॉप्स है वो क्या है, प्लांट्स जो है जो पहले उगाया जाता था ज़्यादा, वो है वीट और बार्ली। और एनिमल्स में है शीप एंड गोट, ये दोनों फेमस है। अ न्यू वे ऑफ लाइफ, एक जीने का नया तरीका। इफ़ यू plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. This may be for several days, weeks, months, and in some cases years. When people began growing plants, it means that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds, till the grain ripened, and then the grain had to be used carefully. जब वो लोग पेड़ उगाते थे, कोई भी क्रॉप्स उगाते थे, वीट बार्ली कुछ भी हुआ, जो भी प्लांट, तो उसका मतलब क्या है, पहले हम लोग को बिया डालना पड़ता है मिट्टी में, जब वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है पानी देना पड़ता है, फिर उस पर मेडिसिन देना पड़ता है ताकि उसको कोई और जानवर मत खाए, कीड़ा मत खाए, और एनिमल्स से भी बचाना रहता है, नहीं तो क्या होगा, एनिमल्स आकर उस पेड़ को खा लेंगे, वो पेड़ बड़ा नहीं हो पाएगा। ये सब करना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है। मतलब किसी भी प्लांट्स को उगाने के लिए उसका ख्याल एक बच्चे की तरह रखना पड़ता है। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका हमेशा केयर करना पड़ता है। तो इसलिए क्या करते थे उस टाइम लोग, उस जगह में बहुत दिनों तक रह जाते थे जहाँ पे नया नया प्लांट्स उगाए हैं, ताकि उसका ख्याल रख सके। As grain had to be stored for both food and seed, people had to think of ways of storing it in many areas. They began making large clay pots or wove baskets or dug pits into the ground. अब वो जो सीड्स निकलता था ना पेड़ से, बिया, उसको जमाने के लिए एक जगह चाहिए जहाँ पे वो लोग जमा कर रखे, ताकि कोई जानवर ना खाए, बाद में उसको यूज़ किया जा सके और पेड़ उगाने के लिए। तो वो लोग इसको कहाँ रखते थे, एक पॉट्स मिट्टी का बनाते थे, मतलब उसको बोल सकते हैं मटका, बड़ा सा मिट्टी का, और उसको ज़मीन के नीचे गाड़ देते थे, ताकि ज़मीन के नीचे खोद कर रखते थे, जब ज़रूरत होता था निकाल लेते थे फिर से। बहुत दिन तक वहाँ रखे रहते ताकि बाद में यूज़ करें। स्टोरिंग एनिमल्स, एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। एनिमल्स को मतलब बढ़ा कैसे, तो एनिमल्स तो बढ़ते ही जाता है। बिसाइड्स इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली, दे प्रोवाइड मिल्क विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट वेन एवर रिक्वायर्ड। इन अदर वर्ड्स, एनिमल्स दैट आर रेयर्ड कैन बी यूज एज अ स्टोर ऑफ फूड। देखो बहुत सारे एनिमल्स है ना, उसको क्या करते थे लोग, अच्छे से पालते थे ताकि वो लोग मिल्क दे सके, और उसको खाना खिलाते थे। देखो एनिमल्स को बहुत सारा अच्छा खाना खिलाया जाता था ताकि वो स्वस्थ रहे, और हम लोगों को भी मिल्क दे ताकि हम लोग यूज़ कर सकें। और बहुत सारे एनिमल्स को भी कभी कभी फूड का ज़रूरत पड़ता था, तो वो लोग फूड खाते थे, मीट खाते थे, और हम लोग भी एनिमल्स को, मतलब ज़्यादातर उस टाइम एनिमल्स को भी खाया जाता था। इसीलिए बोलते हैं एनिमल्स को स्टोर ऑफ फूड, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा खाना भरती है, जैसे मिल्क हुआ और भी बहुत कुछ। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हेडर्स, पहली बार फार्मर्स और हेडर्स कैसे आए देखो। टर्न ऑन मैप 2, ये आप लोग कर लेना, ठीक है, क्योंकि इतना दिखाने चाहूँगी मैं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स, each marks a site from where archaeologists have found evidence of early farmers and headers. These are found all over the subcontinent. Some of the most important ones are in the northwest in present day Kashmir and in east and south India. देखो मैप 2 में जाकर देखना, वहाँ पे बहुत सारा स्क्वायर बना हुआ है ब्लू कलर से। वो सब एरिया जहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिला है कि फार्मर्स हेडर्स कहाँ कहाँ रहते थे, और ये बहुत सारे कॉन्टिनेंट में जहाँ भी रहते थे वो सब का दिया हुआ है। उसमें से जो बहुत फेमस एरिया है वो है नॉर्थ वेस्ट में है इंडिया के, जिसको बोलते हैं आज कश्मीर, और ईस्ट की तरफ भी है साउथ इंडिया में, ठीक है। टू फाइंड आउट वेदर दिस साइट्स आर सेटलमेंट्स वेयर सेटलमेंट ऑफ फार्मर्स एंड हेडर्स, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोन्स। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ बर्न ग्रेन. These may have been burned accidentally or on purpose. Some scientists can identify these grains, and so we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent. They can also identify the bones of different animals. देखो बहुत सारे जगह से क्या मिला है, ग्रेन्स मिला है साइंटिस्ट को, बहुत सारी जगह से बोन्स मिला है और ग्रेन्स मिला है जला हुआ, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि यहाँ पे इस जगह पे फार्मर्स और हेडर्स रहते थे और उगाते थे, ठीक है, और इस एनिमल को पालते थे। बोन से पता लगा सकते हैं। टूवर्ड्स अ सेटल लाइफ, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हर्ट्स और हाउसेज और एट सम साइट्स, फॉर इंस्टेंस इन बुरजहम
in Burzahum. See, archaeologists have found traces of huts or houses. आर्कियोलॉजिस्ट को है ना बहुत सारा निशान मिला है झोपड़ी का, घर का, जहाँ पर मतलब कुछ कुछ पार्ट्स छूटा हुआ है उस सब का, जिससे ये पता चलता है कि वहाँ पे झोपड़ी था और घर था. अब बुरज़ाम एक जगह है, वहाँ वो कश्मीर में है. पीपल बिल्ड, वहाँ पे क्या बनाते हैं, छोटा छोटा पिट का हाउसेस बनाते हैं, घर बनाते हैं. विच वेर डग इन टू द ग्राउंड, जो ज़मीन के नीचे खुदाई करके वैसे बनता है. विथ स्टेप्स लीडिंग इन टू देम. दिस में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर. ज़मीन के नीचे वो घर बनता है, ठीक है, ताकि इंसान खुद को ठंड से बचा सके. दिस में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर. Archaeologists have also found cooking huts both inside and outside the huts, which suggests that depending on the weather people could cook food either indoors or outdoors. और बहुत सारा घर मिला, झोपड़ी मिला जो ज़मीन के नीचे भी बना है और ऊपर भी बना है, जिससे ये साफ साफ पता चलता है कि लोग खाना बनाने के लिए और रहने के लिए ज़मीन के नीचे भी रहा करते थे और ऊपर भी रहा करते थे. अकॉर्डिंग टू सीजन, ठंड हो तो नीचे चले जाएंगे, गर्मी हो तो ऊपर आ जाएंगे. सॉरी, गर्मी रहेगा तो नीचे चल जाते थे, ठंड रहता था तो भी. तो वो अकॉर्डिंग टू सीज़न ऐसे करते थे, क्योंकि कभी कभी हवा बहुत चलने से खाना नहीं बन पाता, तो क्या करते थे लोग, ज़मीन के नीचे रहते थे. जैसे ही उन लोगों को ठीक लगता था, दोनों जगह में से कहीं एक रहते थे. स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स एज वेल. मेनी ऑफ दिस आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लीस्ट पैलियोलिथिक टूल्स एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड न्यूलिथिक्स. देखो, बहुत सारा स्टोन टूल्स मिला वापस, जो कि पैलियोलिथिक साइट्स उस टाइम के पीरियड से बहुत अलग है, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूलिथिक. This include tools that were polished to give a fine cutting edge and mortars and pestles used for grinding grain and other plant produce. तो ऐसा ऐसा टूल्स मिला जिसका एक परफेक्ट शेप था, पूरा ग्राइंड मतलब नुकीला किया हुआ रहता था, जिससे ये साफ पता चलता है कि ये पैलियोलिथिक के बाद का ही है, क्योंकि उसमें बहुत सारा डेवलपमेंट आया था इसलिए. Mortars and pestles are used for grinding grain even today. Several thousand years later, at the same time, tools of the Paleolithic types continued to be made and used. Remember, some tools were also used made of bones. तो पैलियोलिथिक टाइम्स में भी जो बोन बनता था वो भी बनना शुरू हुआ, ऐसे कर करके बढ़ता गया. कुछ कुछ बोन्स, ज़्यादातर बोन्स का ही बना होता था, ऐसा आप लोग देख सकते हैं. न्यू स्टोन टूल्स. Many kinds of earthen pots have also been found. These were sometimes decorated and were used for storing things. People began using pots for cooking food, especially grains like wheat, rice and lentils that now became an important part of the diet. तो बहुत सारा पॉट्स भी मिला जो कि यूज़ की और डेकोरेट मतलब डिज़ाइन किया हुआ पॉट्स मिला, जिसमें लोग सामान रखते थे, खाना बनाते थे, राइस रखते थे, मतलब बहुत कुछ करते थे. Besides, इसके अलावा they began weaving cloth using different kinds of materials, for example cotton that could not be grown. और वहाँ उसके अलावा बहुत सारा क्लोथ्स, कपड़ा भी बनाते थे अलग अलग कॉटन्स मटेरियल से, जिसमें कॉटन सबसे ज़्यादा फेमस था. Did things change everywhere and all at once? Not quite. In many areas, men and women still continued to hunt and gather food, and elsewhere, people adopted farming and herding slowly over several thousand years. Besides, in some cases, people tried to combine these activities, doing different things during different seasons. बहुत सारे मतलब बोल रहा है क्या सब जगह में एक साथ चेंजेस आना पॉसिबल था? नहीं, कुछ कुछ जगह में चेंजेस आया था, डेवलपमेंट हुआ था. कुछ कुछ जगह में वही पुराना नियम चलता था, वही हंटिंग, वही गैदरिंग, वही स्टोन टूल्स. जहाँ चेंज नहीं हुआ था, जहाँ वुमेन और मेन वही काम करते रहते थे. धीरे धीरे करके सब कुछ बदला और अलग अलग सीजन में अलग अलग तरह से सब काम करते थे. अ क्लोजर लुक, देखते हैं करीब से. लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़. मेहरगढ़ में लोग कैसे रहते थे? फाइंड मेहरगढ़ इन मैप 2 पेज 13. दिस साइट इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट into Iran. Mehergarh was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in this area. It is one of the earliest villages that we know about. At the site, many animal bones were found. Bones of wild animals such as deer and pig and also bones of sheep and goat were found. मेहरगढ़ निकालो पेज 2 में, पेज 13 में, मैप 2 में. ये एक ऐसा साइट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता था, मतलब सब कुछ उगता था. बोलन पास के साइड में, बोलन पास एक एरिया है, वहाँ पे ये सब उगता था और यहाँ का इम्पोर्टेंट रूट्स ईरान की तरफ जाता है. मेहरगढ़ जो है वो ऐसा प्लेस है जहाँ पे
लोग उगाना सीखे थे, क्या क्या, बार्ली और वीट सबसे ज़्यादा, और पालना सीखे थे सीप और गोट पहली बार, ठीक है, मेहरगढ़ में, जो कि ईरान की तरफ जाता है एरिया, बोलनपास साइड में। और ये एक ऐसा ग्राम है, मतलब गांव है, जहाँ पे ये सब होता था। और यहाँ पे बहुत सारा एनिमल्स का बोन्स भी पाया गया है, और जंगली जानवरों का भी बोन्स पाया गया, जैसे डियर का, पिग का, और शीप और गोट का भी बोन्स पाया गया है, जिससे यही पता चलता है कि यहाँ पे ये सब ज़्यादा पालते थे लोग। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और वहाँ पे ना बहुत सारा स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप का घर भी पाया गया, ऐसा, ये जो यहाँ पिक्चर में बना हुआ है। ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स, एक घर में 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट्स रहता था। सम ऑफ विच में हैव बीन यूज्ड फॉर अ स्टोरेज, और कुछ कुछ में सामान रखने के लिए भी यूज़ किया जाता था। व्हेन पीपल डाई द रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम, पीपल लुक आफ्टर देम, परहैप्स इन द बिलीव दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। सो यही ढकोसला है यहाँ पे, देखो, आई हेट दिस थिंग्स। जब लोग मर जाते थे ना, तो वहाँ पे क्या करते थे लोग, उसको गाड़ने के साथ साथ ऐसा मानते थे कि मरने के बाद जो भी चीज़ उसके साथ गाड़ा जाएगा, उसको उस दिन मतलब होने वाले जन्म में उसको उस चीज़ का कोई कमी नहीं होगा। जब लोग मर जाते थे तो उसके साथ बहुत सारा चीज़ वो लोग साथ में गाड़ते थे, जैसे कि अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये देखो, ये जो बोन्स बना हुआ है, ये स्केलेटन है। अ ब्यूरियल फ्रॉम मेहरगढ़, कैन यू आइडेंटिफाई द स्केलेटन ऑफ गोट्स, बकरी का ये है हड्डी। इससे क्या पता चलता है, ये जो है ना, ये किसी इंसान के बोन्स के साथ, स्केलेटन के साथ पाया गया। मतलब जब इंसान को गाड़ते थे तो उसके साथ साथ एक जिंदा बकरी को भी गाड़ देते थे, जिससे उन लोगों का ये विश्वास था कि अब जो जन्म होने वाला है उसमें उन लोगों को खाने का कोई कमी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे गाड़ के दिया हुआ। वाह, ऐसा ये वो लोग मानते थे। जिंदा रहने पे ताकने भी नहीं आएंगे लोग कि मतलब फीवर है, चलो देख लें, क्या तकलीफ है, पूछ लें। मतलब जिंदा रहे इंसान तो अच्छे तरह से उसको इंसल्ट करते हैं, उससे बात नहीं करते हैं, ब्लॉक करते हैं, स्टेटस लगाते हैं, इग्नोर करते हैं, और भी बहुत कुछ करते हैं, झगड़ा करते हैं। पर मरने के बाद ये नाटक वाला प्यार दिखाते हैं। तो ऐसा करके कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक इंसान जिंदा है, इंसान को अच्छे से रिस्पेक्ट देना चाहिए, ताकि मरने के बाद भी उसकी जो आत्मा है ना, वो कम से कम मत तड़पे। उसको लगे कि यार मेरे को लास्ट टाइम प्यार ज़रूर मिला था, वो खुशी खुशी मरे। अब मर गया तकलीफ़ में, उसके साथ इतना कुछ गाड़ कर दोगे, अगर उसके आत्मा को ही शांति नहीं मिला तो वो नेक्स्ट जन्म होगा कहाँ से। मुझे तो इसमें बिल्कुल भी बिलीव नहीं कि नेक्स्ट जन्म में इंसान को खाने का कोई कमी नहीं होगा, अगर वो लोग बकरी दे साथ में तो। बहुत लोगों को, आप लोगों को ख़राब लग सकता है, पर ये रियलिटी है। जब तक इंसान जिंदा रहे तो कोई इज्जत नहीं करते, और मरने के टाइम इतना कुछ देते हैं। हाँ, दो तभी तो जब इज्जत करते हो, और देना भी अच्छी बात है, पर कम से कम अगर ये चीज़ करना ही है, जब इंसान को इज्जत देना ही है तो जीते दो ना, मरने के बाद देने का क्या ज़रूरत है। वो तो है नहीं देखने के लिए, फिर किसको, दुनिया को दिखाने के लिए क्या ज़रूरत है ये करने का। अरे करो तो वैसा करो कि भगवान देखकर खुश हो। इंसान को दिखाकर कोई फ़ायदा नहीं, इंसान कभी खुश नहीं होने वाला। इंसान आपकी तरक्की से खुश तभी होगा जब तक उसमें उसका कोई लॉस नहीं हो रहा है। आप उसका प्रॉफिट होगा तभी वो आपकी तरक्की से खुश होगा। तो किसी इंसान को खुश करने के लिए कभी कुछ काम करना नहीं चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट। अ हाउस इन मेहरगढ़, दैट इज़ व्हाट अ हाउस इन मेहरगढ़ मे हैव लुक लाइक। तो ये जो हाउस है मेहरगढ़ का है, जो मैं अभी बताई रेक्टेंगल शेप में है। तो अब ज़्यादा पेजेस नहीं है, बहुत कम ही है, हो ही गया बस। Then perhaps in the belief that there is some form of life after death. Burial is one such arrangement. Several burial sites have been found at Mehergarh. In one instance, the dead person was buried with goats which were probably meant to serve as food in the next world. वही जो मैंने कहा था वही सब लिखा हुआ है कि खाना देते थे, बहुत सारे और भी चीज़ें देते थे, जैसे कोई सामान भी देते थे, गहना वहना, ये सब। राजा अगर मरे तो उसके साथ गहना और भी बहुत कुछ देते थे, ताकि उसको नेक्स्ट जन्म में कोई कमी ना हो किसी बात का। ऐसा मानते थे सब। वैसे जो भी माने, हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। मेरे को जो सही लगा वो मैंने कहा, फिर किसी को ख़राब लगे या अच्छा, मैंने कहा ना, कभी किसी को अच्छा लगे या ना लगे इतना नहीं सोचना चाहिए। करो वही जो भगवान को अच्छा लगे, क्योंकि जन्म दिया है भगवान ने, सांसें चल रही है तो भी उसकी वजह से, किसी इंसान की वजह से नहीं।
In one instance, the dead person was buried with goats, which were probably meant to serve as food in the world. Okay, this is important. Don't ignore because this can come on exam. So you have to add this in your notes of NC of for UPSC, SSC, or any other exams. Okay, so don't ignore this. You can add this in your notes. केव पेंटिंग्स इन फ्रांस एटलस में निकालो जो पेंटिंग नीचे बना हुआ है। ये जो पेंटिंग है देख लो अच्छे से क्या है इस पेंटिंग में। यहाँ ये बताया जा रहा है कि दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाई 4 स्कूल चिल्ड्रन मोर देन 100 years ago। ये जो है ना ये साइट 4 बच्चे स्कूल के वो बहुत साल पहले निकाले थे। पेंटिंग्स लाइक दिस वेर मेड बिटवीन ये 20,000 से 10,000 साल पहले बनाया हुआ। मेनी ऑफ दिस वेर ऑफ एनिमल्स और बहुत सारा इसमें एनिमल्स ज़्यादा से ज़्यादा पेंटिंग्स एनिमल्स का ही है। सच एस वाइल्ड हॉर्सेस ऑरक्स एंड ओल्डर वाइल्ड एनिमल ऑफ कैटल। मतलब पशु जो पालते हैं ना उसमें का एक पुराने ज़माने बहुत पुराना जो जानवर है उसको बोलते हैं एरोस। तो जंगली जानवर जंगली घोड़ा ये सब ड्राइंग किया हुआ है। बिसन वूली राइनोसरस रेंडर एंड बियर पेंटेड इन ब्राइट कलर्स ये सब इसमें बनाया। दिस कलर्स वर मेड फ्रॉम मिनरल्स लाइक ऑकर एंड और आयरन ओर एंड चारकोल। देखो पहले के अर्लीस्ट पीपल कितने इंटेलिजेंट थे, मतलब वो मिनरल से इतना अच्छा पेंटिंग्स करते थे। आजकल लोग वाटर कलर से और पेस्टल से भी बहुत कम लोग हैं जो अच्छा ड्राइंग कर पाते। वो लोग इतना हार्ड पेंटिंग्स करते थे। कहीं कहीं पे उन लोगों को नॉलेज नहीं था तो कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा था, हम लोगों से भी ज़्यादा, जो हम लोग अभी कर भी नहीं सकते। और आज हम ये इंडिया इतना डेवलप क्यों है, उन्हीं लोगों की वजह से। धीरे धीरे करके वो लोग समझते गए बात को तभी इतना डेवलप है। तो ऑकर और आयरन ओर से ये सब बना है और चारकोल से। ये ज़्यादातर किसी ओकेशन पे ही बनाया जाता था। और परहैप्स दे वर मेड फॉर स्पेशल रिचुअल और परफॉर्म बाय हंटर्स बिफोर दे वेंट इन सर्च ऑफ प्रे। जब लोग प्रार्थना करने जाते थे ना तो उस टाइम में जो प्रेयर होता था उस टाइम में भी उसको करने के पहले ये सब बनाया जाता था। या फिर रिचुअल्स बोलते हैं, कोई बलिदान टाइप, किसी भगवान के लिए बलिदान करना, मतलब कुछ भी चढ़ाना या फिर किसी राजा के लिए, तो उस टाइम में भी उसको करने के पहले ये ऐसा चीज़ बनाया जाता था। न्यूलिथिक साइट क्या है देखो, टर्की निकालो एटलस में, ये सबसे फेमस है जहाँ पे ये इसको न्यूलिथिक साइट्स बोलते हैं। मतलब पैलियोलिथिक के बाद जितना भी सारा चीज़ पाया गया वहाँ पे पाया गया था। कैटल होयोक वॉज फाउंड इन टर्की, कैटल होयोक भी वहीं पाया गया था। बहुत सारा चीज़ वहाँ पाया गया था, जैसे सीरिया जो एक जगह है रेड सी की तरफ, वहाँ पे सेल्स पाया गया है। सॉरी, ग्रेट डिस्टेंस फ्लिंट फ्रॉम सीरिया, फ्लिंट सीरिया से पाया गया। कौड़ी जो कि आजकल लक्ष्मी माँ को चढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, लोग बोलते हैं उसको रेड कलर के कपड़े में बांध कर रखने से घर में लक्ष्मी आती है, वो भी लॉकर में। हाँ, इसको मानती हूँ मैं, बिकॉज दिस ऑल आर रिलेटेड टू गॉड्स। सो हर बात झूठ नहीं होता, तो हमें बिलीव करना चाहिए। तो ये जो कौड़ी है ये कहाँ से मिला था? रेड सी से। सेल्स जो है वो मेडिटेरेनियन सी से। एंड यूज्ड इन दी सेटलमेंट, और ये सब चीज़ यूज़ भी किया जाता था, ड्रेस बनाने में भी यूज़ किया जाता था और बहुत सारी चीज़ में। रिमेंबर देयर वर नो कार्ट्स, उस टाइम में कोई कार्ट्स नहीं था। मोस्ट थिंग्स वुड हैव बीन कैरिड ऑन द बैक्स, मतलब कार्ट्स मतलब क्या, घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी ये सब नहीं था, तो पीठ पे ही सबको सामान पैक करके लेके आते थे। ये है न्यूलिथिक साइट, कहाँ है? टर्की में। टर्की एटलस में खोजो और देखो, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या समझा देखो। हंटर गैदरर किसको बोलते हैं पता है? जो हंटिंग करते हैं, फूड गैदर करते हैं। साइट्स पता चल गया। ऐसा साइट किसको बोलते हैं? जहाँ जहाँ से टूल्स मिलता है, स्टोन टूल्स। हैबिटेशन क्या होता है? किसी भी जगह में खुद को ढाल लेना, ठीक है। फैक्ट्री भी पता चल गया, वैसा वैसा एरिया जहाँ पे ये सब पाया गया। पैलियोलिथिक पता है, बहुत 12,000 साल पहले के बोलते हैं। मेसोलिथिक किसको बोलते हैं? 12,000 के मेसोलिथिक बोलते हैं। 12,000 के पहले वाले को बोलते हैं पैलियोलिथिक, और 10,000 के पहले वाले को बोलते हैं मेसोलिथिक। अब माइक्रोलिथिक क्या किसको बोलते हैं? मेसोलिथिक पीरियड में जो स्टोन्स पाया जाता था बहुत छोटा छोटा होता था, इसलिए उसको बोलते हैं माइक्रोलिथिक। डोमेस्टिकेशन पता चल गया, किसी भी पेड़ को पालना, जानवर को पालना जो कि बहुत वाइल्ड एनिमल से बिल्कुल अलग होते हैं। फार्मर्स किसको बोलते हैं? फार्मर्स जो खेती करते हैं। और हेडर्स पता चल गया, मतलब पशुपालन। न्यूलिथिक्स किसको बोलते हैं? वही पैलियोलिथिक के बाद वाले पीरियड को न्यूलिथिक। ब्यूरियल्स किसको बोलते हैं? वो इंसान के साथ जो जानवर को गाड़ा जाता है।
ब्यूरियल मतलब किसी भी जानवर को ज़मीन पे गाड़ना। मैं एक चीज़ खोज रही हूँ, शायद आप लोगों को उसमें डाउट हो, वो मैं क्लियर कर दूँ। वेट फॉर 2 मिनट्स, नॉट 2 मिनट्स, फॉर 60 सेकेंड। अभी भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊंगी। लेकिन भाई इतना वीडियो देखने के बाद जब कमेंट नहीं आता तो बहुत तकलीफ़ होता है, जैसे कि किसी को कोई मतलब ही नहीं है, बस ऐसे ही वीडियो देखा और हटा दिया। कुछ रिस्पॉन्स तो देना चाहिए यार। सो मेसोलिथिक किसको बोलते हैं? द पीरियड व्हेन वी फाइंड इन्वायरमेंटल चेंज मीन्स बिगिनिंग अबाउट 12,000। तो वैसा टाइम जो इन्वायरमेंटल चेंजेस स्टार्ट हुआ था 10,000 साल तक, उसको बोलते हैं मेसोलिथिक पीरियड, जो हम लोग पढ़े थे वही। और 10,000 से पहले वाले को बोलते हैं न्यूलिथिक। ठीक है, क्लियर हो गया। पैलियोलिथिक मीन्स आफ्टर 12,000, मेसोलिथिक मीन्स आफ्टर 10,000, एंड 10,000 के आसपास वो हुआ न्यूलिथिक। ठीक है, कंप्लीट। दिस चैप्टर इज ऑलरेडी मीन्स fully completed. If you have any doubt you can comment me, and please subscribe to my channel and share with your friends, and say to all of your family members to subscribe this channel. Okay, and if you have any doubt in any of the question you can ask me. I will send you PDF of answers, बिकॉज ये जो चैप्टर है ना, इसको कंप्लीट करके नोट्स बनाने के बाद खुद को महान समझना बहुत गलत है। अगर आपने ये सारा चीज़ कंप्लीट कर लिया विदाउट आस्किंग एनी वन, दैट मीन्स योर चैप्टर इज़ फुल्ली क्लियर। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट और any circumstances are coming on making the answer, so you means that you have to read this chapter again. Okay, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो फिर से इसको पढ़ना, फिर से इस वीडियो को देखना, और फिर भी प्रॉब्लम आए देन आई एम ऑलवेज हियर। यू कैन कमेंट मी एंड आस्क मी एनी क्वेश्चन, बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस करते करते ही माइंड डेवलप होगा, समझ में आएगा कैसे आंसर्स बनाना है, तो आप लोग अपने एग्ज़ाम में भी कर पाओगे, जो UPSC है और भी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू एवरीवन। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़ एंड होप you like my how I explain this chapter. Okay, so thank you. Wait for the next video. I will come with next video of chapter 3 history and CRT. Bye.